विपक्षी कह रहे थे कि 150 पार नहीं होगा, 272 सीटें आई। 2019 में 300 पार का नारा लगाया, 302 सीटें आई और अब 400 का नारा लगाया है। तो देशवासियों के लिए जो काम पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं, लोगों को उस पर विश्वास है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो गारंटी दे रहे हैं देश के लिए, उस पर लोगों को पूर्ण विश्वास है। और जरूर इस बार 400 का जो नारा दिया गया है, 400 से पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली किया हुआ है। इनके पास कुछ नहीं है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत पाएगी। अगर हमने 80 का नारा दिया है तो अभी पता लगेगा। तो इनको आप कहाँ किसको बनाना चाह रहे हैं? आप नहीं, ये कौन प्रधानमंत्री के तो कोई चेहरा इनके पास ना तो है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और हमारे साथ आज बीजेपी के कद्दावर नेता और दक्षिण दिल्ली से महामंत्री बलबीर सिंह जी मौजूद है। बलबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज चुनाव प्रचार के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी अग्रेसिव है और बीजेपी के नेता अग्रेसिव है और मोदी जी हर जगह हर स्टेज पर भिन्न भिन्न तरीके से गारंटियां दे रहे हैं कि इस बार हम 400 पार सीट लेकर के आएंगे, सरकार बनाएंगे और गारंटी के तौर पर हम जो बोलेंगे, जो वादा करेंगे, उसको करके दिखाएंगे। बली जी, क्या ये 400 पार, कहीं लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहते हैं कहीं ये जुमला है, 400 पार अपनी जीत के ऊपर भी आप लोग कहीं ना कहीं जुमला कर रहे हैं। जब विपक्षी कह रहे थे कि 150 पार नहीं होगा, 272 सीटें आई। 2019 में 300 पार का नारा लगाया, 302 सीटें आई और अब 400 का नारा लगाया है। तो देशवासियों के लिए जो काम पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं, लोगों को उस पर विश्वास है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो गारंटी दे रहे हैं देश के लिए, उस पर लोगों को पूर्ण विश्वास है। और जरूर इस बार 400 का जो नारा दिया गया है, 400 से पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है। पक्का? ये बिल्कुल पक्का है। अच्छा, हमेशा ही लोगों के मन में एक ये रहता है, कई पत्रकार जब फील्ड पे जाते हैं, लोगों के बीच में जब बातचीत होती है, जब सर्वे किया जाता है, जब मोदी जी के बारे में पूछा जाता है, हमेशा ही डिबेट आता है कि भाई मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, भाई 4 काम तो गिना लो, 5 काम तो गिना लो। अच्छा, बीजेपी से एक अच्छे नेता हैं, अच्छे समर्थ नेता हैं, जो कि चीजों को समझते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में समझते हैं, जानते हैं मोदी जी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, 10 साल में कितनी योजनाएं तैयार किए गए बीजेपी की ओर से और कितनी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। मोदी जी के बारे में हमेशा यही एक डिबेट होता है, भैया 4 काम तो गिना लो। मैं चाहता हूं कि आप 4 नहीं, देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बने थे, जब वो संसद में गए थे, तो उन्होंने पहली बार ये कहा था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी और इस सरकार के द्वारा वो सारे कार्य किए जाएंगे जिससे गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रधानमंत्री जी जैसे ही सत्ता संभाली थी, सबसे पहले देश में गरीब लोग जो बेचारे बैंक के द्वार तक नहीं जा सकते थे, उनके लिए जनधन खाते की शुरुआत की। नंबर वन जो लोग आज देश में 1 रुपया जमा कराने की जरूरत नहीं है, आप जनधन खाता खोलिए, बैंक आपको खाता खोल के देगा। आज वही गरीब लोग दूसरे प्रदेशों में जाके काम करता है, 1 सेकंड में पैसा डालता है और उसके परिवार वाले अगले मिनट में पैसा निकाल के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन और इन जनधन खातों से देश की इकोनॉमी में कितना पैसा आया? छोटी छोटी सेविंग से आज उन बैंकों में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन गरीब लोगों का, जो बेचारे जिनको बैंक घुसने नहीं देता था, उनसे आज देश की अर्थव्यवस्था में 40,000 करोड़ रुपए आया। आज सरकार को कोई सहायता पहुंचानी होती है, 1 मिनट में एक बटन दबा के उनके जनधन खातों में इमीडिएटली पैसे उनको मिल जाते हैं। बीच में बिचौलिए खत्म हो गए, कोई गरीब लोगों को परेशान नहीं कर सकता। गरीब लोगों को विभिन्न प्रकार के लोन भी आ जाते हैं। देखिए, लोन है, जनधन खाता है, समझ लिया आप देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और जब देश आगे बढ़ता है तो वो इन्हीं लोगों के सहयोग से बढ़ेगा। जब तक गरीब लोगों का स्तर नहीं सुधरेगा, देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो उनको भी किसी ना किसी रूप से देश की अर्थव्यवस्था के साथ हर आदमी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, स्वच्छता के बारे की बात है। स्वच्छता के बारे में गांधी जी ने जो उस टाइम पे नारा दिया था, कांग्रेस भूल गई थी कि देश में स्वच्छता भी कोई चीज होती है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और एक एक गांव में, देखिए बहुत छोटी चीज होती है टॉयलेट बनाना, लेकिन आज देश में 12 करोड़ लोगों के परिवारों के लिए ये टॉयलेट बनाए हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं 400 का नारा ऐसे नहीं है। उन लोगों को पता है कि किस सरकार ने गरीब लोगों के बारे में सोचा है। उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त में सिलेंडर दिए गए,
बेचारी माताएं बहनें धुएं से परेशान हो जाती थी, खाना बनाने के लिए उनके फेफड़े खराब हो जाते थे, आंखें खराब हो जाती थी। उन गरीब लोगों के 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मुफ्त में बांटे गए। और जब कोई ऐसी परेशानी आती है, देखिए जब कोरोना आया था और जिसके पास ये उज्ज्वला योजना के सिलेंडर थे, उनको मुफ्त में 3 महीने तक सिलेंडर दिए गए ताकि उन लोगों को, और इसी प्रकार जितने महिलाओं के जनधन खाते थे उनमें 500 रुपए 1 महीने में उनके जनधन खातों में ट्रांसफर किए गए। रेहड़ी पटरी वालों की बात कर ले, बेचारों का काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। कोरोना के दौरान किसी ने उनकी राह लेने वाले नहीं थे। वो साहूकारों से पैसा लेते थे, 5-5, 10-10% महीने का ब्याज देते थे। प्रधानमंत्री जी ने उनकी भी परवाह की। देखिए, और नेता ये सोच नहीं पाते थे कि गरीब लोगों की किस प्रकार सेवा की जाए, लेकिन उन्हीं गरीब लोगों के लिए 10,000 रुपए बिगर किसी सिक्योरिटी के, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की गारंटी बैंकों को दी कि आप पैसा दीजिए, ये गरीब लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, आप इनको 10,000 रुपए देंगे तो ये आराम से आपका पैसा भी वापस करेंगे और उनकी आजीविका भी चली। देखिए, एक रेहड़ी पटरी वाले को, सब्जी वाले को, फल वाले को, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले को अगर 10,000 रुपए मिल जाता है, वो अपनी दुकान में अपनी रेहड़ी पे सामान ले आता है, डेली देखता है और अपना घर का वो खर्चा चलाता। ये किसी और की बात नहीं थी। इस प्रकार की अनेकों योजनाएं दिल्ली में, हो सकता है आयुष्मान योजना नहीं लागू हो, लेकिन पूरे देश में आयुष्मान योजना, देखिए 5 लाख रुपए तक का इलाज कराना, आदमी बीमार हो जाता है, कैंसर का इलाज कराना, हार्ट अटैक हो गया है, वो बेचारा अपना इलाज करने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसके घर वाले जमीन बेच देते हैं, लोगों से कर्जा लेते हैं, परिवार वालों से कर्जा लेते हैं उसको खत्म करने के लिए कि उनको भी वही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले जो एक अमीर आदमी को मिलती हैं, जो मेडिक्लेम की पॉलिसी लेके सुविधाएं उठाते हैं। सरकार ने एक तरह से उनके लिए मेडिक्लेम किया और 5 लाख रुपए तक का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में उन लोगों को उपलब्ध कराया। तो ये गरीबों को पता है, और इन्हीं के बेस पे जो 400 सीट का नारा दिया गया है वो गरीब लोग अभी बताएंगे विरोधी पार्टी को। अब जाके बात करें तो हॉस्पिटल्स कितने बने? देखिए, हॉस्पिटल कितने एम्स थे देश में? 1 एम्स होता था, 2 एम्स होते थे। आज दिल्ली, पूरे भारत में 16 एम्स है। आप आईआईटी की बात करें, गिनती की 4-6 आईआईटीज होती थी, आज 30 आईआईटी। आप किसी स्टेट में जाइएगा आपको एक आईआईटी वहां पे दिखाई देगी। आईएम जो होते थे 4 आईएम 5 आईएम थे, आज 15 आईएम देश में बने हैं। तो ये देश इसीलिए आगे बढ़ रहा है। कितने बने? एयरपोर्ट आप सोचेंगे कितने एयरपोर्ट बन गया। आज देश में 150 एयरपोर्ट हैं, जो कभी 70 एयरपोर्ट नहीं होते थे। और रोड्स की बात कर लें, पहले रोड 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बनता था ऑन एन एवरेज। आज 37 किलोमीटर हाईवे इस सरकार ने बना के दिए हैं। और आप देश के किसी कोने में चले जाइए, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, आपको दिल्ली से देहरादून जाना है, आपको दिल्ली से आगरा जाना है, आपको आगरा से लखनऊ जाना है, आप किसी भी, द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पे बना है, आपको दिल्ली से मुंबई, जो सोच नहीं सकते थे कि 11 घंटे 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप दिल्ली से चलिए और शाम को जाके अपना खाना बंबई में खाइए। तो इस प्रकार के हाईवे, और ये हाईवे ऐसे नहीं है। और सबसे बड़ा राम मंदिर दिया है। ये राम मंदिर मंदिर नहीं है, लोगों की आस्था की तो बात ही है। ये पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल के रख देगा, अकेला राम मंदिर रख दिया है। ये देखिए, यही विरोधी लोग कहते थे अरे मंदिर क्या बना रहे हैं, अस्पताल बनाओ, ये बनाओ, लेकिन वो मंदिर नहीं है, वो देश की अर्थव्यवस्था का एक इंजन है। वो यूपी की अर्थव्यवस्था, उसके आसपास के 5-6 डिस्ट्रिक्ट की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल के रख देगा। लोगों को किस प्रकार के वहां पे रोजगार मिलेंगे, ये अभी लोगों को मालूम पड़ गया, तभी अब जाके हर एक नेता वहां जाके मत्था टेक रहा है। रेलवे के ऊपर आपने क्या कहा? देखिए, रेलवे के लिए बुलेट ट्रेन बन रही है। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक आ रही है, और जल्दी अहमदाबाद से दिल्ली बुलेट ट्रेन की डीपीआर बनने लग रही है। उसके ऊपर भी जल्दी काम स्टार्ट होगा, और दिल्ली से अहमदाबाद जाने में 3.5 घंटे में आदमी अहमदाबाद पहुंचेगा। ये देखिए, ये इस प्रकार के काम, अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक मोदी जी ने कहा है कि देश विकसित राष्ट्र बनेगा, तो वो तभी बन पाएगा जब आज हम उसके लिए लगेंगे। देश के एक एक बच्चे को, एक एक महिला को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में रोजगार उनको प्रदान करेंगे, रोजगार उनको मिलेंगे तो देश का भी विकास होगा। और देश का विकास, देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि देश की में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा असेट्स होता है। और उसी पे मोदी जी ध्यान देके, देखिए कितने लोन, मुद्रा लोन है, आप 10 लाख रुपए तक का बिगर गारंटी का लोन ले लो, आप काम करिए, आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आपके साथ चलेगी।
पिछले 70 सालों में सरकारें सोच ही नहीं पाई कि देश को आगे बढ़ाना है। पहले कभी आपने सुना था कि देश के हम तीसरे नंबर पे जाएंगे, 5वें पे हैं हम? पहले कितने नंबर पे? 2014 में हम लोग 14वें नंबर पे थे, और पिछले 10 साल नहीं 11वें नंबर पे थे, और 11वें नंबर से आज हम 5वें नंबर पे हैं। आज हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुकी है, और बहुत जल्द अगले 2 सालों में हम लोग तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। हमारे से आगे जापान 4.23 है और जर्मनी 4.3 के आसपास है। तो इन दोनों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जल्दी हम देश की, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो ये सारे काम है, ये अभी लोग देखेंगे, और जिस प्रकार से वोट इस बार मिलेगा, विपक्ष को तब समझ आएगा कि मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी जी की गारंटी किस प्रकार देश में काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। और जितने डिबेट में बोला जाता है कि भाई विपक्ष बोलते हैं भाई करा क्या, कितने काम किए। बीजेपी के महामंत्री ने कुछ काम तो गिनाए हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। बीजेपी की वेबसाइट देख लीजिए, चाहे पीएमओ वेबसाइट देख लीजिए, आपको मोदी जी के बनाए हुए तमाम सारे प्रधानमंत्री योजनाएं के बारे में आपको पता चल जाएगा। लगभग 250 प्लस योजनाएं होंगे। देखिए बहुत योजनाएं, आप कहीं भी चली जाइए, आप समुद्र के पास रहते हैं, मत्स्य पालन योजना, आप कहीं भी चले जाइए, छोटी छोटी योजना। किसानों के लिए किसी ने सोचा था? लोग कहते हैं कि किसानों को अगर 2000 रुपए हर क्वार्टर में दिए जा रहे हैं, तो बेचारे किसान से पूछिए, वो 2000 का खाद खरीदता है, बीज अच्छा खरीदता है, उसकी फसल में कितना बेनिफिट होता है। और आज गेहूं की मिनिमम प्राइस 2275 रुपए टन है, क्विंटल है। कभी किसी ने किया था? जब कांग्रेस गई थी तो उस टाइम पे 13 रुपए 14 रुपए किलो गेहूं खरीदती थी। आज 22 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल का, प्रति किलोग्राम का भाव है, 2275 रुपए। तो ये देखिए किसान भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी किसान जो है वो विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं। देखिए उन किसानों को भी आगे, मैं यहीं पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, क्योंकि मोदी जी बीजेपी के बारे में शायद बलबीर जी अभी रुकेंगे नहीं, धमाधम तरीके से बोल रहे, सबको सभी योजनाओं के बारे में पता है, तो वो रुकेंगे नहीं, बोलेंगे। मगर जब चुनाव की बातें हो, विपक्ष की बात हो, तो भैया अभी बड़े कम दिन में नए प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2000 लोकसभा चुनावों के जो रिजल्ट आएंगे, उस तर्ज पर नए प्रधानमंत्री का चेहरा आप लोग देखेंगे। तो इन दिनों जिस प्रकार से विपक्ष यानी कि INDIA, ये गठबंधन, हमें वोट दो, हमें वोट दो, क्या तर्ज पर वोट दो, कौन पीएम बनेगा, बलबीर जी से पूछ लेते हैं। इधर मोदी जी डायरेक्ट चेहरा है, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी के काम गिनाते हुए, इनके आगे ना पीछे इनका लक्ष्य एक है, पीएम बनेंगे मोदी जी, 400 सीट पार करके लेके आएंगे मैनिफेस्टो के साथ, विजन क्लियर है बीजेपी का। वहीं IND के बात करते हैं, INDA जो अलायंस के साथ तमाम सारे जो गठजोड़ पार्टियां हैं, इनमें सीएम चेहरा कौन है बल्ली जी? मैं वो जानना चाहूंगा, सीएम बनेगा कौन? ये कुछ नहीं बनने वाले, ना जीतने वाले। ये आप देखेंगे पूरे देश ने अपना मन बना रखा है, देश की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक चेहरा एस्टेब्लिश किया हुआ है। इनके पास कुछ नहीं है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत पाएगी। अगर हमने 80 का नारा दिया है तो अभी पता लगेगा। तो इनको आप कहाँ, किसको बनाना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये कौन प्रधानमंत्री के तो कोई चेहरा इनके पास ना तो है, और ये एक बड़ा ही इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है, और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, और देश को विकास के लिए आगे बढ़ाना है तो एक ही आदमी आज के सिनेरियो में है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये आप लोग सोचिए, बीजेपी के हैं, बीजेपी के जरूर आधारशिला को बनाएंगे, और आधारशिला को बनाने की जरूरत नहीं है। ये वर्षों से भित्ति भूमि को आधार करके बीजेपी आज स्टैंड कर रही है। 2 टर्म के शासन चलाते हुए मोदी जी पूरे विश्व भर में जो करके बैठे हुए हैं, आज बीजेपी के एक छोटे से नेता से लेके एक शीर्ष नेतृत्व को भी आप जवाब मांगेंगे, सभी लोग जवाब देने के लिए तत्पर हैं। वहीं अगर INDA की बात करें और इनके बीच के चेहरे की बात करें, हमें तो नहीं लग रहा है कौन पीएम का चेहरा है। आप लोग इस वीडियो को देख के जरूर कमेंट कीजिएगा, और चुनाव के ऊपर क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनेगी, क्या मोदी जी 400 पार, बीजेपी 400 पार करके मोदी जी को पुनः इस सीट पर बिठाएंगे? इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग जुड़े रहिए, इस तरीके से हम आपको और अपडेट देंगे, रिपोर्ट के साथ अवगत करेंगे। बल्ली जी, जाते जाते जो चुनाव में शिरकत करेंगे युवा वोटर्स और आपके जो कोर वोटर्स, जो आपके साथी संगी या जो दूसरे पार्टी में हैं, क्या आप उनको मतलब निमंत्रण देंगे कि भाई हमारे पार्टी में? देखिए, जब देश की बात आती है तो पूरी देश की जनता को प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, और ये लगातार देखा गया है।
जब राज्य के चुनाव होते हैं कोई बात होती है। इसी प्रकार दिल्ली में है, लगातार दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। और मेरी तो सभी युवाओं से कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का अगर कोई शुभ चिंतक हो सकता है और उनकी उन्नति के लिए अगर कोई बिल्कुल अपने ईमानदारी से काम करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये पिछले 10 साल में भी देखा है और आगे आने वाले समय में भी देश की विकास दर तेजी से बढ़ेगी। ये पूरा विश्व को भी अब पता लग गया है। तो सभी से मेरी अपील है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, अगर पिछली बार उन्होंने देश में 40%, 42% वोट परसेंटेज मिला था और दिल्ली जैसे शहरों में जहां उसको 56% वोट मिला था, इस बार वो और ज्यादा वोट देंगे तो उतना ज्यादा देश के विकास के लिए लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी भी और दिल खोल के देश के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक और रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।